मारुति सुजुकी की बादशाहत को हिलाने का दमखम रखती है टाटा पंच। ऐसा इसलिए क्योंकि पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक इन तीनों की अगर कुल बिक्री देखी जाए ना तो साल 2024 में सबसे ज्यादा बिकी है ये गाड़ी। और इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम बात करें, खासकर पंच ईवी की, तो 11% की हिस्सेदारी बाजार में मौजूद है। अब इस गाड़ी को मैं पिछले 45 दिनों से चला रहा हूं और कहां मुझे इस गाड़ी ने खुश किया है और कहां ये गाड़ी मुझे निराश करती हुई नजर आई है, आज इस लॉन्ग टर्म रिपोर्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं। हाँ, सब तुम ही बता दो। मैंने भी चलाई है ये गाड़ी और मैं बताऊंगी कि अगर आप लड़की हैं और पहली गाड़ी खरीदना चाहती हैं तो कहां ये आपकी जरूरतों को गाड़ी पूरा करती है और क्या है इस गाड़ी के वाव फैक्टर। तो पहले तुम ही बता लो। ठीक है, चलो। पहला पॉइंट तो यही है कि अगर पंच सीएनजी और पेट्रोल को आप कंपेयर करेंगे लुक्स और डिजाइन से पंच ईवी के, तो पंच ईवी काफी ज्यादा प्रीमियम नजर आती है और अपने बड़े भैया नेक्सॉन ईवी और कर्व ईवी से काफी ज्यादा लुक्स में सिमिलर है। इसके अलावा अगर इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल देखते हैं, रियर प्रोफाइल देखते हैं, तो वहां से भी ये गाड़ी वाकई आपको एक अच्छा खासा रोड प्रेजेंस देती हुई नजर आती है। अगर टेक्नोलॉजी में भी देखें ना तो ये काफी ज्यादा अच्छी है। अगर बाहर की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्रंट में मिल जाती है इलेक्ट्रिकली रिलीज चार्जिंग लिड। लेकिन इसमें भी ना एक खामी जरूर मुझे देखने को मिली है। भले ही इलेक्ट्रिकली रिलीज्ड आपको ये लिड मिल जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको गाड़ी चार्ज पर लगानी होती है और आप अंदर से बैठकर बटन प्रेस करते हैं, ऐसे में ये लिड ओपन नहीं होती। तो उसमें क्या करना पड़ता है कि आपको बोनट ओपन करना पड़ता है, फिर उसके बाद एक फॉल्स फीचर है, वायर दिया गया है, उसे पुल करना होता है, तब जाके ये जो लिड है वो ओपन होती है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कंपनी अगर इसे इलेक्ट्रिकली रिलीज्ड ना देकर मैनुअली देती तो ज़्यादा बेहतर होता। पंच ईवी एक फीचर लोडेड कार है, वो इस वजह से क्योंकि जो 10-15 लाख की प्रीमियम कार्स में फीचर्स मिलते हैं ना, वो आपको इस कार में मिल जाते हैं। इसमें आपको मिलता है 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम विद वायरलेस एप्पल कारप्ले और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो। साथ ही साथ आपको वायरलेस फोन चार्जर भी मिल जाता है। इल्यूमिनेटेड आपको टाटा का लोगो मिल जाता है जो आपको हैरियर की याद दिला देता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है और आपको साथ ही साथ एयर प्योरीफायर भी मिल जाता है। सीट्स जो हैं काफी ज्यादा कंफर्टेबल हैं और वेंटिलेटेड भी हैं। इसके अलावा सनरूफ तो बता ही नहीं। और ये जो सीट्स है ना, इनमें एक दिक्कत पता क्या है कि ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, अगर आप डेली आना जाना इस गाड़ी के साथ कर रहे हैं और 4-4 लोग इस गाड़ी के अंदर बिठा रहे हैं और गलती से कुछ खा पी लिया है और यहाँ पर इस तरीके से दाग धब्बे आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आपको हर महीने या फिर 45 दिन में आपको इस गाड़ी को धुलवाना पड़ेगा और साथ में ड्राई क्लीन भी करवानी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप रियर सीट्स पर आते हैं तो यहाँ पर पीछे की तरफ एसी वेंट्स नहीं है, जो कि मुझे लगता है कंपनी को देना चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है कि भीषण ठंड में मैं इस गाड़ी को चला रहा था और पीछे हीटर की कमी महसूस हो रही थी। जो पीछे लोग बैठे हुए थे उन्हें ठंड ज़्यादा लग रही थी। इसके अलावा जो स्पेस है वो ठीक ठाक आपको देखने को मिलता है। 3 लोग यहाँ पर आराम से तो बैठ जाते हैं, लेकिन जो बीच में बैठता है उसके लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है। बाकी एक चीज़ और, पीछे बैठते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको सीट बेल्ट तो लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर पीछे नहीं बैठे हैं तो इसमें जो बजर्स दिए हैं, जो इसमें सेंसर्स दिए हैं, वो बेसिकली ऐसे हैं कि पीछे बैठो या ना बैठो वो आवाज़ करेंगे ही करेंगे जब तक सीट बेल्ट नहीं लगी है। इसके अलावा आर्मरेस्ट तो मिलता है, लेकिन कोई भी कप होल्डर्स नहीं है। कप होल्डर्स सिर्फ आपको आगे की तरफ देखने को मिलते हैं। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है इस गाड़ी का, जो कि आपको बेहद खुश करता है, वो ये कि इस गाड़ी में आपको 90 डिग्री गेट ओपनिंग मिल जाती है, जिसके चलते अगर आपके घर में थोड़े ओल्ड एज पीपल हैं, वृद्ध लोग हैं, तो उनके एग्रेस और इनग्रेस में किसी तरीके की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती। मतलब वो ईजिली आराम से अंदर आ सकते हैं और अंदर से बाहर निकल सकते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट है कि इस कार को ड्राइव करना काफी ज्यादा इजी है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक कार है तो ऑटोमेटिक की तरह इसमें आपको एक ब्रेक पैडल और एक एस्केलेटर पैडल मिलता है, जिसे हैंडल करना काफी ज्यादा आसान है। साथ ही इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है जो कि पार्किंग में हेल्प करता है और ORVM का साइज भी ना काफी ज्यादा अच्छा दिया गया है। और अगर आप कार को सिटी में चला रहे हैं, काफी ज्यादा ट्रैफिक में चला रहे हैं, तो भी आप आराम से इसको ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डायमेंशन कार की काफी ज्यादा अच्छी है और चारों तरफ का जो व्यू है ना वो भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। तो समृद्धि तो अपना फीडबैक दे चुकी कि अगर कोई लड़की या कोई महिला फर्स्ट टाइम टाटा पंच को चलाती है तो उसे कैसा एक्सपीरियंस मिलने वाला है, लेकिन अगर कोई इस गाड़ी को लंबे टाइम तक रखता है और चलाता है तो उसे क्या फीडबैक मिलने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, टाटा पंच .EV 2 बैटरी पैक ऑप्शंस के साथ आती है, एक 25 किलोवाट आवर और एक 35 किलोवाट आवर। तो हम जो चला रहे हैं ऑब्वियसली बात है लॉन्ग रेंज है, 35 किलोवाट आवर का है, तो शुरुआत हम ना रेंज से करते हैं। तो इस गाड़ी में
जो रेंज कंपनी ऑफर कर रही है वो तो बोल रही है कि 421 किलोमीटर चल जाएगी सिंगल चार्ज पर, लेकिन एक्चुअल रेंज ये गाड़ी आपको 300 किलोमीटर की ही देती है, वो भी तब जब आप इस गाड़ी में एसी वगैरह नहीं चला रहे हैं। देखो हमने इस गाड़ी को 99% तक चार्ज किया, इसमें गाड़ी की जो रेंज थी वो दिखाया 298 किलोमीटर। फिर उसके बाद इस गाड़ी को लगातार चलाया, एसी वगैरह हमने चलाया नहीं था, तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है जो गाड़ी की रेंज है वो हमें ज़्यादा ही मिलनी थी, और जो ड्राइव मोड्स था वो हमने नॉर्मल ही रखा, बाकी मैक्सिमम रीजन लेवल पे लगा के गाड़ी को चला रहे थे। और लगातार गाड़ी चलाने के बाद जब गाड़ी में रेंज बची 11%, तो उस टाइम में गाड़ी की जो रेंज थी वो 30 किलोमीटर दिखा रहा था और गाड़ी चल चुकी थी 260 किलोमीटर के आसपास। तो ऐसे में आप कह सकते हो कि 300 किलोमीटर ये गाड़ी आराम से चल जाती है। और अगर आप इस गाड़ी को भीषण गर्मी में चलाएंगे, एसी चलाएंगे, तो ये गाड़ी आपको 260 से लेकर 280 किलोमीटर के बीच रेंज ऑफर कर देगी, जो कि मैं बात कर रहा हूँ 35 किलोवाट आवर बैटरी पैक को लेकर। और जो छोटा वाला बैटरी पैक है उसमें जो कंपनी रेंज क्लेम करती है वो 320 के आसपास, 311 के आसपास क्लेम करती है, लेकिन उसमें आपको जो रेंज है वो मिलेगी 200 किलोमीटर की। अब पॉइंट यही है कि अगर आप इस गाड़ी को खरीद रहे हैं तो आपको जो रेंज है वो डिसेंट मिल जाती है, और इसके अलावा जो पावर है वो भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। 120 bhp की पावर मिल जाती है, 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। टॉर्क काफ़ी अच्छा है और इंस्टेंटेनियसली टॉर्क देखने को मिल जाता है। स्पोर्ट मोड पर अगर आप एकदम से लगाते हैं और एकदम से रफ्तार भरने की कोशिश करते हैं तो एक गाड़ी आपको अच्छा खासा पावर देती हुई नज़र आती है। और अगर आप तेज़ रफ्तार में इस तरीके से मोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नज़र आती है। जो सस्पेंशंस हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। देखो जो ख़राब सड़कें हैं वहाँ पर तो आपको अच्छी खासी राइड क्वालिटी ऑफर करती हो तो नज़र आते हैं, लेकिन अगर आप तेज़ रफ्तार में इस गाड़ी को मोड़ने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर ये गाड़ी डगमगाती हुई नज़र नहीं आती, आपको बढ़िया बैलेंस्ड राइड का अनुभव देती हुई नज़र आती है। तो टेक्निकल चीज़ों को लेकर अगर मैं बात करूँ तो इस गाड़ी में फ़िलहाल दिखा रहा है सर्विस ड्यू इन 13 डेज़, बेसिकली सर्विस इंडिकेटर दिखा रहा है, और साथ ही नीचे की तरफ एक सर्विस की जो पानी की लाइट होती है ना वो जल चुकी है। अब एक मैसेज और आता है कि आप इस गाड़ी को स्लो चार्जर से 100% तक एक बार चार्ज करें, और ये अच्छी बात भी है, आपको करना भी चाहिए। इससे क्या होता है, बैटरी की लाइफ ज़्यादा बढ़ जाती है। अब पिछले 45 दिनों में मैंने सिर्फ इस गाड़ी को एक बार ही स्लो चार्जर से 100% तक चार्ज किया है। अभी तक मैं इस गाड़ी को डीसी फास्ट चार्जर के ज़रिए ही चार्ज करता हुआ आ रहा हूँ, और कैलकुलेशन लगा रहा हूँ कि अगर आप इस गाड़ी के साथ लॉन्ग रूट पर जाते हैं और स्लो चार्जर से चार्ज नहीं करते हैं तो एक्चुअल में कितना खर्चा आता है। तो अगर आप इस गाड़ी के साथ फास्ट चार्जिंग यूज़ करते हैं तो देखो हर चार्जर का ना अपना अपना अलग हिसाब किताब है। टाटा पावर का अलग है और स्टैटिक का अलग है। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है 18 रुपये प्लस GST पर यूनिट आप खर्च कर सकते हैं। तो लगभग अगर आप खर्च करते हैं 500 रुपये तो ये गाड़ी आपको आराम से 500 रुपये में 220 से 250 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर कर देती है। वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा चार्जर यूज़ कर रहे हैं। आप स्लो चार्जर 25 किलोवाट वाला यूज़ कर रहे हैं या फिर 50 या 60 किलोवाट वाला चार्जर यूज़ कर रहे हैं। हालांकि जो चार्जिंग इनपुट है ना वो मैक्सिमम ये 26 किलोवाट आवर तक ही लेती है, इससे ज़्यादा ये गाड़ी नहीं लेती है। और ब्रेकिंग की बात करें तो देखो तेज़ रफ्तार में मैं इस गाड़ी को एकदम से ब्रेक लगाऊंगा तो ABS काफ़ी बढ़िया काम करता हुआ नज़र आता है। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि इस गाड़ी की जो ब्रेकिंग है वो इतनी ज़्यादा बेहतर है कि आप 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पे चला रहे हैं, 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पे चला रहे हैं और एकदम से ब्रेक लगाते हैं, हार्ड ब्रेकिंग लगाते हैं, तो ये गाड़ी ना मतलब अपना बैलेंस खोती हुई नज़र नहीं आती और एकदम से रुकती है। और ऑब्वियस सी बात है आपको भी अंदर से कॉन्फिडेंस देती हुई नजर आती है। तो कुल मिलाकर ब्रेकिंग काफी ज्यादा बढ़िया मिल जाती है। तो इस कार की खूबियां और खामियां मैंने और अंकित ने आपको खूब अच्छे से समझा दिया है। इस कार का प्राइस स्टार्ट होता है 10 लाख से और जाता है 14.5 लाख एक्स शोरूम तक। तो ये कार आपके लिए फायदा का सौदा जरूर हो सकती है क्योंकि इसमें आपको काफी अच्छे फीचर्स और काफी अच्छी रेंज भी मिल जाती है और साथ ही ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग भी मिलती है। ये गाड़ी काफी बढ़िया परफॉर्म करती हुई नजर आती है, लेकिन हर चीज अच्छी नहीं है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। अब नेगेटिव पॉइंट्स में क्या है, देखो इस गाड़ी में जो फिट एंड फिनिश है वहां पर आप थोड़े से निराश होते हैं। तो पहला नेगेटिव पॉइंट तो यही है कि जो इस गाड़ी में इलेक्ट्रिक रिलीज चार्जिंग लीड मिलती है उसमें बेसिकली क्या होता है कि कई बार अगर आप गाड़ी को चार्ज कर रहे होते हैं या फिर आप घर पर चार्ज कर रहे होते हैं, जो टाइप 2 AC चार्जर होता है या फिर DC फास्ट चार्जर होता है, जो उसकी गन होती है वो ना स्ट्रक हो जाती है चार्जिंग के दौरान।
चार्जिंग क्लोज हो गई, गन स्ट्रक हो गई। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको बोनट खोलना पड़ता है और इस चार्जिंग पोर्ट के पीछे जो लॉक होता है उसे अनलॉक करना पड़ता है, उसके बाद ही गन निकालनी पड़ती है। तो ऐसे में कई बार ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इसे इस तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। बाकी इस गाड़ी में ना फिट एंड फिनिश की थोड़ी सी कमी महसूस होती है। स्पेस गाड़ी में ठीक है, पीछे की तरफ एसी वेंट्स होते तो और ज़्यादा बढ़िया होता, रेंज थोड़ी और ज़्यादा होती, मतलब जो कंपनी क्लेम कर रही है 421 किलोमीटर, अगर ये 350 किलोमीटर भी चल जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। बाकी आप बताओ आपकी क्या राय है टाटा पंच EV को लेकर। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।